नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवबोध पर। आज हम आपको बताएंगे ग्राम विकास अधिकारी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन भरना है वो कैसे भरेंगे। दोस्तों, मैं अपना परिचय कुछ संक्षिप्त शब्दों में देना चाहता हूँ। मैं वर्तमान में गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मैंने इससे पूर्व में अपने कहीं दस्तावेज सत्यापनों में भाग लिया है और मुझे इसकी अच्छी जानकारी है, इसलिए मैं आपकी सहायता के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इसको आप पूरा शुरू से अंत तक देखें, जिससे कि आपको पूरा समझ में आए। और जो चीज़ें समझ में नहीं आए उनको आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें। यह आपके भविष्य का सवाल है, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप अच्छे से सही से अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर पाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले कुछ दस्तावेज जो आपको हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले तैयार करने हैं, जो इस प्रकार हैं। आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो स्कैन की हुई होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और 50 KB से 100 KB के बीच में उसकी साइज़ होनी चाहिए। नंबर 2 पर जो दस्तावेज होने चाहिए वो है आपका सिग्नेचर साइन, जिसकी साइज़ 20 KB मिनिमम और 50 KB मैक्सिमम होनी चाहिए और जो वो भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तीसरा जो दस्तावेज हैं वो हैं कि जो आपके पास दस्तावेज होंगे तीसरे नंबर पर, उन दस्तावेज की PDF आपको बनानी है 100 KB साइज़ के अंदर। उसमें सबसे पहले 10वीं की जो मार्कशीट है आपके पास में, जो नए लोग हैं उनके तो 10वीं की मार्कशीट और जो प्रमाण पत्र और अंक तालिका दोनों साथ में आती, लेकिन जिन्होंने बहुत पुराने टाइम में 10वीं और 12वीं की है उनके अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों अलग अलग आते थे, तो उनको दोनों, और जिनके 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र साथ में है उनको एक एक कॉपी जो है PDF के रूप में बनानी है। 10वीं की मार्कशीट, उसके बाद 12th की मार्कशीट, स्नातक की मार्कशीट और उपाधि जिनके पास डिग्री नहीं है वो अपनी प्रोविजनल डिग्री को ही PDF बना लें। और RSCIT की जो आपके पास मार्कशीट है उसकी भी PDF बनानी है। चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, ये मुख्य कुछ दस्तावेज है जिनकी आपको PDF विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कि 100 KB साइज़ की ही होनी चाहिए, 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 100 से कम चल सकती है लेकिन 100 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इन दस्तावेज़ों को तैयार करने के बाद में हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, जिसकी प्रक्रिया आगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊंगा और आप इसको ध्यान से देखकर अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं गूगल क्रोम में, और जहाँ तक हो आप इसे मोबाइल फ़ोन से ना भरकर PC या लैपटॉप से भरें या ई-मित्र की सहायता से इस फॉर्म को भरें, जिससे कि ये आसानी से भरा जा सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो फ़ोन में अच्छे से खुलती नहीं हैं। इसके लिए सबसे पहले आप गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाएं, चाहे PC हो चाहे लैपटॉप हो, उसमें जाके उसको ओपन करें और SSO सर्च करके आप देखेंगे तो सबसे पहले कुछ इस तरह से आपके सामने विंडो आएगी। इस विंडो में आपको अपना लॉगिन ID और पासवर्ड डालना है। उसके बाद कैप्चा फिल करके जो लॉगिन का बटन है उस पर क्लिक करेंगे, तो इसके बाद लॉगिन होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से जो सेकंड विंडो है वो इस तरह से ओपन हो जाएगी। इसमें आपको सबसे पहले जो है रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं, ये रिक्रूटमेंट पोर्टल है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगली विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगली विंडो में कुछ इस तरह से आपको जो व्यू दिखेगा, इसके अंदर आपको माही रिक्रूटमेंट जो ऊपर ही ऊपर यहाँ है लेफ्ट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर में माई रिक्रूटमेंट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो दोबारा जो आपके सामने विंडो खुलेगी वो कुछ इस तरह से खुलेगी। इसके अंदर आपको यहाँ सबसे पीछे जो डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी दे रखा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप देख पाएंगे कि कुछ इस तरह से नई विंडो ओपन होगी और इसमें लिखा रहेगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर 2021 अप्लाई नाउ। तो आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का। इसमें आपको ये आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव टर्म्स एंड एग्री टू अवॉइड बाय देम पे
ब्लू टिक करके ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से नया इंटरफेस खुलेगा, नया पॉपअप खुलेगा। उस नए पॉपअप में आपको ये जो ब्लू कलर में जो लिंक दे रखा है सबसे पहले उस पर क्लिक करना है, जिससे एक PDF खुलेगी जो कुछ इस तरह से रहेगी आपके सामने। इस PDF को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। कुछ इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो पुराने तरीके से जब ऑफलाइन रूप में जो दस्तावेज सत्यापन होते थे उनके दिशा निर्देश है, और कुछ नए में भी काम आएंगे, इसलिए इस पर ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में वापस अपनी स्क्रीन पर आ जाना है। जैसे ही आप आएंगे तो इस तरह के जो पॉपअप था उस पर ओके पे क्लिक करेंगे, ब्लू टिक करके ओके पे क्लिक करने के बाद में नई विंडो खुलेगी। कुछ इस तरह से आपका फॉर्म खुलेगा। इसमें सबसे पहले दी हुई होगी बेसिक डिटेल्स, ये आप ध्यान से देखें। बेसिक डिटेल्स का कॉलम जो खुल रखा है, इसमें रोल नंबर और जो मुख्य जो हैं कुछ चीज़ें आपकी इसमें ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लेगा। इसमें आपको मुख्य जो भरना है वो है हिंदी में आपके खुद का नाम, माता का नाम, पिता का नाम वो भरना है। इसके बाद में आपको भरना है इसमें जो है, अगर आप मैरिड हैं तो आप संतान का विवरण इसमें भर सकते हैं। इसके बाद में सेवारत कर्मचारी अगर नहीं है तो ऑलरेडी जिनका नहीं भरा हुआ है वो नहीं आ रहा है। मूल निवास के अंदर आपको जिला तहसील जो नहीं भरा हुआ मिलेगा, जो खाली कॉलम मिला हुआ भरा मिलेगा उसमें आपको भरना है। और अन्य टिप्पणी में आप अपना गांव का नाम लिख सकते हैं। जन्म स्थान में भी वही सेम करना है, जहाँ पे जो कॉलम खाली रहेगा वो आपको फिल करना है, और जो ऑलरेडी आप बाय डिफ़ॉल्ट ले रखे हैं उनको छेड़ना नहीं है। और अन्य टिप्पणी में आप अपने गाँव का नाम लिख सकते हैं। पत्र व्यवहार का पता भी इसी तरह से, जहाँ जो खाली है वो कॉलम आपको भर लेना है, और जहाँ खाली नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट भरे हुए हैं उनको छेड़ना नहीं है। फ़ोन नंबर में आप अपने फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। और स्थायी पता में जो है इसमें हिंदी में भरा जाएगा। इसमें स्थायी पता जो है वो हिंदी में भरा जाएगा। हिंदी में अपना स्थायी पता भरते हैं और भरकर इस तरह से बेसिक डिटेल्स का जो पेज है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें आप यहाँ जो ये सेव एंड नेक्स्ट दे रखा है इस पर आप क्लिक करें और अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। अगला जो पेज है वो इस तरह से कुछ हमारे सामने होगा, जिसका है नाम क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स। क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इनमें से सबसे पहली समस्या जो आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये आएगी कि 10वीं और 12वीं दोनों में से एक की अंक तालिका तो फैच हो जाएगी, दूसरी जो होगी वो फैच नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको 10वीं की मार्कशीट की जो एंट्रीज है वो कंप्लीट करनी है। वो कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। बोर्ड और विश्वविद्यालय का नाम जो आपका बोर्ड और विश्वविद्यालय है, जैसे मेरा RBC अजमेर राजस्थान है तो वो भर दिया। ऐच्छिक विषय 10वीं के अंदर कुछ होते नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद जो वर्ष जिस वर्ष आपने 10वीं कक्षा पास की है वो भरना है। अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। जैसे ही आप रोल नंबर डालोगे यहाँ जो ये दे रखा है क्लिक टू फैच, ये ऑप्शन ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा, वाइट कलर में हो जाएगा। फिर इस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी मार्कशीट आपके सामने आ जाएगी। उसके ऊपर आपको क्लिक करके उसको वेरीफाई कर देना है। जैसे ही वेरीफाई करोगे जो डाटा है वो अपना आप ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। इसमें कुछ डाटा आपको मैन्युअली भरना पड़ेगा, जो मैं अभी आगे बता दूंगा आपको कौन सा रहेगा। एक बार आप 10वीं की डिटेल्स भर के उसको यहाँ पे जो लास्ट में आपके दे रखा है सेव एंड नेक्स्ट उसको कर देना है। फिर वापस बैक आना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में वापस बैक आना है। फिर इसी तरह 12th की एंट्रीज आपको कंप्लीट करनी है, 12th की करनी है। फिर स्नातक ग्रेजुएशन की करनी है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, जो आपका ऐच्छिक विषय हैं वो आपको डालकर इसको कंप्लीट करना है। और उसके बाद में पात्रता परीक्षा नेट सेट गेट, इसके नीचे एक आपको बंद दिखेगी, जैसे ये बंद दे रखी है उस पर आपको ब्लू टिक करना है। जैसे ही ब्लू टिक करोगे ये वाइट हो जाएगा। वाइट होने के बाद में आपको इसके अंदर अपनी कंप्यूटर की डिग्री के लिए यहाँ कंप्यूटर नाम डालना है। कंप्यूटर डाल दोगे। कंप्यूटर डालने के बाद में जैसे जो आपकी यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने RSCIT पास की उसका नाम डालोगे। फिर यहाँ ऐच्छिक विषय नॉट एप्लीकेबल, फिर वर्ष आ जाएगा, फिर उसके अनुक्रमांक रोल नंबर में आपके सामने एक दिक्कत आएगी। कुछ लोगों के पास या कुछ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के पास जो है RSCIT की जो मार्कशीट है इस पर लर्नर कोड दे रखे हैं और रोल नंबर नहीं है, तो इसकी वजह से, और प्रवेश पत्र भी उनके पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको लर्नर कोड भी डाल सकते हैं। लर्नर कोड डाल के और उसके बाद में फेच का ऑप्शन इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके डाटा शायद जहाँ तक है उन्होंने अपने डाटा, यूनिवर्सिटी ने अपने डाटा बोर्ड के साथ शेयर नहीं किए हैं। इस वजह से आप इसमें परसेंटेज डाल के मैनुअली सारी एंट्री करोगे। इस तरह से आपको कुछ करके
आगे बढ़ना है। अब जो मैनुअली जो एंट्रीज़ है यहाँ पे करने के लिए जो मैं वो बताता हूँ वो कैसे करनी है। जब आप इसको राइट साइड में स्क्रॉल करोगे तो कुछ इस तरह से आपके पास कॉलम आएंगे, जिनमें से एक तो कुल अंक और प्राप्तांक जहाँ फेच की है वो तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, लेकिन जो कोर्स की अवधि है, कोर्स की अवधि जैसे 10th की कोर्स की अवधि 12 महीने, जारी की दिनांक, जो 10th की मार्कशीट है उसकी जारी दिनांक जो आपको बॉटम में लेफ्ट हैंड साइड में, बॉटम जो कॉर्नर है नीचे के नीचे कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड में जारी दिनांक लिखी होती है, जारी दिनांक डालनी है। जारी दिनांक डाल दोगे, उसके बाद में जो जो मार्कशीट फेच की हुई होगी उसका डॉक्यूमेंट अपने आप ऑटोमेटिक अपलोड रहेगा। इसी तरह 12th के अंदर भी 12 महीने उसकी अवधि हो जाएगी और जारी दिनांक हो जाएगी। इसी तरह आपको ग्रेजुएशन स्नातक में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो मार्कशीट है वो ऑटोमेटिक फेच हो रही है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो मार्कशीट है वो ऑटोमेटिक फेच नहीं हो रही। तो ऑटोमेटिक जहाँ नहीं फेच होती वहाँ आपको डाटा मैन्युअली डालना, जैसे कुल अंक है, प्राप्तांक है, प्रतिशत अपने आप आ जाएगा। उसके बाद में कोर्स की अवधि, जैसे ग्रेजुएशन की या स्नातक की जो अवधि होती है वो 36 महीनों की डालनी है। और जारी दिनांक वही सेम मार्कशीट के नीचे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर होता है, जारी दिनांक दिया हुआ वो डालना है। और अंत में जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको, जो बीएससी की आपकी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है, बीएससी बीए या बीकॉम जो भी है आपने जो भी कर रखा है उसकी मार्कशीट की पीडीएफ 100 KB के अंदर वो अपलोड करनी है। इसी तरह आपको RSCAT के लिए करना है, सारी एंट्रीज मैनुअल होगी। RSCAT के लिए परसेंटेज टोटल प्राप्तांक होंगे, उसमें से जो आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए वो डालने हैं। उसके बाद में प्रतिशत आ जाएगा। और जितनी अवधि होती है कोर्स की, जैसे RSCAT की जो अवधि होती है वो 3 माह की होती है, तो 3 माह डाल देना। और जारी दिनांक RSCAT के अंदर जो जारी दिनांक है वो भी सेम उसी तरह जो अपनी मार्कशीट होगी उसके अंदर नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। डाल देने के बाद में RSCAT की आप यहाँ पर मार्कशीट की पीडीएफ जो आपने 100 KB की बनाई है वो यहाँ अपलोड कर देनी है। इसी तरह आपको अपलोड करने के बाद में नीचे देखना है शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं की, मतलब जो उनके पास योग्यता थी वो, या जैसे ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था या सम्मिलित नहीं हुआ था या हो रहा था एपियरिंग वालों, उनके लिए हैं। या आप लोगों के लिए नहीं जिन्होंने पहले से ही कर ली थी। इंटर्नशिप हमारे लगभग किसी के लिए लागू नहीं होती। रजिस्ट्रेशन विवरण यदि मेडिकल काउंसिल वगैरह अगर है तो कुछ तो उनके लिए हैं, ये अपने लिए नहीं है। और यदि आपको कभी आयोग द्वारा दंडित बच्चों ब्लैक लिस्ट ऐसा कुछ है तो आपको टिक करना है, वरना नहीं करना है। इसी तरह आपको इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। और सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में आप अगली विंडो में आ जाएंगे। अगली विंडो जो होगी वो होगी एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस की मैंने इसको स्किप किया है क्योंकि इस जो पोस्ट है इसके लिए एक्सपीरियंस की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जिनके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं इसकी चीज़ के बारे में तो उनको ये स्किप करना है, कुछ भी नहीं भरना है, खाली छोड़ना है। और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आप जो विंडो है अगली उसमें आ जाएंगे आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर। आइडेंटिफिकेशन और एनक्लोजर में जो हमने आपको शुरुआत में बताया था कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और साइन को जो अपलोड करना है। फ़ोटोग्राफ 50 KB जो मिनिमम साइज़ होगी और 100 KB मैक्सिमम साइज़ होगी। फ़ोटो और साइन, साइन जो होगा 20 KB मिनिमम साइज़ और 50 KB मैक्सिमम साइज़। इन साइज़ के बीच में आपको JPG फॉर्मेट में सेव करके रखना था और यहाँ पे अपलोड कर देना था। अपलोड करने के बाद में फिर आपको वापस आके सेव एंड नेक्स्ट करके आगे चलना है। सेव एंड नेक्स्ट करके जैसे आगे बढ़ेंगे एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। उसका नाम जो रहेगा वो रहेगा एप्लीकेंट चेक लिस्ट। सबसे ज़रूरी जहाँ अधिकतर अभ्यर्थियों को, विद्यार्थियों को परेशानी आ रही वो यही है। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, इसलिए आप लोगों को जिस तरह से इसमें दिखा रखा है वैसे ही सारे कॉलम्स को ब्लू कर लेना है, ब्लू कर लेना है और ब्लू करके आगे बढ़ जाना है। और जो श्रेणी और वर्ग हैं उसमें इन तीनों पर ब्लू कर देना है और बाकी किसी को छेड़ना नहीं है। और अनुभव का कोई हमारे यहाँ कुछ रोल नहीं है तो इसको ऐसे ही खाली छोड़ना है। उसके बाद आपको आयु दर्ज करनी है। आयु में जैसे आपकी जो आयु है 1 जनवरी 2022 या आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था ग्राम सेवक के लिए या वीडियो के लिए, उसके अंदर जो आपकी फॉर्म की जो आप प्रिंट दे रखा होगा ऑनलाइन उसके अंदर आपकी जो एज लिखी हुआ एट आप इसके अंदर दर्ज कर दें। और निर्धारित आयु की बात हो रही थी तक, तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 ये डाल देना है। और अगला जो है वो है आयु सीमा में छूट के लिए। तो जिन लोगों को आयु सीमा में छूट लेनी है वो इस एंट्रीज को करेंगे, बाकी इसको आपको खाली छोड़ना है। इस तरह आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो आप अगले विंडो पेज में पहुंच जाएंगे, जो कुछ इस तरह से आपके सामने रहेगी। वो रहेगी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की। क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की एक महत्वपूर्ण विंडो है या स्टेप जो हम कह सकते हैं आपको।
इसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान से मेरी बातें सुननी है, उसके बाद आगे बढ़ना है। इसमें लिखा हुआ है पहला जो है उपाधि या प्रमाण पत्र मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी। तो इसमें आपको वही 10वीं की मार्कशीट निकालनी है। 10वीं की मार्कशीट में जारी क्रमांक जो आपको दे रखे होंगे वो टॉप के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में दे रखे होंगे, रेड कलर में या अलग कोई ब्लैक कलर में ऐसे कुछ लिखे हुए होंगे, कुछ डिजिट होंगे 5 या 6, वो आपको यहाँ जारी क्रमांक में डालना है। रोल नंबर नहीं डालने, अनुक्रमांक नहीं डालना है, ये ध्यान रखना। जारी क्रमांक होते हैं मार्कशीट के अंदर सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कुछ डिजिट के अंदर दे रखे होते हैं, 6 या 5-6 डिजिट के अंदर होते हैं जारी क्रमांक। और दिनांक जो होती है वो सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में होती है, दिनांक डालनी है। संलग्न संख्या में आप 1 डाल देंगे और यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट आप अपलोड कर देंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके बाद जो सेकंड नंबर है उपाधि प्रमाण पत्र हाई सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट। इसका मतलब है 12th कक्षा, 12वीं कक्षा की जो मार्कशीट है उसके ऊपर जारी क्रमांक वही सेम सबसे ऊपर जारी क्रमांक दिए होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वो आपको डालने हैं। और जो दिनांक होती है वो सबसे नीचे होती है लेफ्ट हैंड साइड में, वो डालनी है। और संलग्न संख्या में यहाँ पर 2 दर्ज कर देंगे। और जो यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड रहेगा वो यहाँ पर हम 12वीं कक्षा की मार्कशीट को 100 KB की PDF में बना के यहाँ अपलोड कर देंगे। अब बात आती है उपाधि या प्रमाण पत्र स्नातक, BA, BCom, BSc। जो अब इसमें आप 2 तरीके से कर सकते हो। या तो आप इसमें अपनी उपाधि मतलब जो डिग्री है, जो किसी के पास प्रोविजनल डिग्री है, किसी के पास डिग्री है, तो या तो वो अपलोड कर सकते हो, या आप प्रमाण पत्र, तो आपको जो प्रोविजनल डिग्री होगी किसी के पास या डिग्री होगी उसको यहाँ अपलोड करना रहेगा और उसी की यहाँ डाटा आपको फिल करना रहेगा। जैसे आपके पास प्रोविजनल डिग्री है तो उसके ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो वही सेम लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर कॉर्नर के अंदर जारी क्रमांक होगा, वो जारी क्रमांक यहाँ डालना है। और उसी जो उपाधि की जो डिग्री है उसके नीचे आपको एक दिनांक दे रखी हुई, वो दिनांक यहाँ दर्ज करनी है और इसको संलग्न संख्या 3 देनी है। और उसका 100 KB का जो PDF बनाया हुआ है वो हमको यहाँ उस उपाधि या प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। अब बात आती है उपाधि या प्रमाण पत्र, किसी ने MA, MCom, MSc कर रखी है तो उसी को सेम इसी तरह से डिग्री को यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद बात आती है चरित्र प्रमाण, जो अंतिम शिक्षण संस्थान का जहाँ आपने नियमित रूप से अध्ययन किया है वहाँ का आपको चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड करना है। उसका कुछ क्रमांक दे रखा होगा, जहाँ से भी जिस इंस्टीट्यूट से आपने जो चरित्र प्रमाण पत्र बनाया है वहाँ पर कुछ वो क्रमांक दर्ज करेंगे, वो क्रमांक अपने को यहाँ कॉपी कर देना है, यहाँ लिख देने हैं। और उसकी जारी दिनांक, जैसे आज बनवाया है तो आज की, या पहले कभी बनवाया तो पहले की वो जो दिनांक है वो आपको यहाँ लिख देनी है। उसके बाद संलग्न संख्या में यहाँ जैसे 1, 2, 3, अगर आपके पास MA है, MCom है तो यहाँ 4 नंबर हो जाएगा और यहाँ 5 नंबर हो जाएगा। और चूज फाइल में उसकी PDF आपको 100 KB की अपलोड कर देंगे। इसी प्रकार अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC उनके लिए है, अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC उनके लिए हैं जो सरकारी सेवा में अभी लगे हुए हैं। जैसे मैं हूँ, अगर मैं ग्राम सेवक में जा रहा हूँ तो मेरे लिए NOC की ज़रूरत पड़ेगी। NOC जो है वो नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी की जाती है, उसके जारी क्रमांक और दिनांक और उसको अपलोड यहाँ कर देना है। मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र जो है सभी अभ्यर्थियों को अपलोड करना है। मूल निवास प्रमाण पत्र, उसका जारी क्रमांक और दिनांक यहाँ डालना है और उसका जो यहाँ उसको संलग्न संख्या में यहाँ 5, 6 या 7 जो भी नंबर आ रहा है वो डाल देंगे और उसको यहाँ अपलोड कर देंगे। मूल निवास प्रमाण पत्र में भी क्रमांक जो है वो ऊपर आपको दे रखे होंगे, कुछ RJ 2017, 18, 22 ऐसे करके दे रखेंगे। और मूल निवास प्रमाण पत्र जो आपका है वो एक बार ही बनता है मोस्टली, जो जब का भी बनवाया गया है मूल निवास प्रमाण पत्र वो अपना यहाँ पर अपलोड कर देना है। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र में बहुत सारे सवाल उठते हैं, जिनमें से सबसे कॉमन सवाल जो है कि मेरा 2019 का बनाया हुआ है, मेरा 2018 का बनाया हुआ है, और मेरा 2019 का है, मैंने अभी 22 में बनवा लिया, 21 में बनवा लिया, या नया वाला लगाऊँ या पुराना वाला लगाऊँ। तो आपके पास जो नवीनतम है वही लगाना है, क्योंकि इस परीक्षा में जो आवेदन हुए थे उसके बाद में नया नियम जो आया था कि आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसलिए इस परीक्षा में आप बाध्य नहीं हो कि आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र है वो एग्ज़ाम की अंतिम तिथि से, एग्ज़ाम के आवेदन फॉर्म की अंतिम तिथि से पूर्व का होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप जो भी है आपके पास जाति प्रमाण पत्र नवीनतम, वो यहाँ आपको अपलोड करना है। जाति प्रमाण पत्र में भी वही सेम है, जाति प्रमाण पत्र जारी क्रमांक जो होते हैं वो ऊपर होते हैं और उनके जस्ट नीचे जारी क्रमांक के जस्ट नीचे जारी दिनांक होती है वो लिखनी है, और क्रमांक संलग्न क्रमांक देने हैं, 6 नंबर या 7 नंबर या 8 नंबर जो आपके क्रमांक हो रहे हैं, और उसके बाद में उसकी जो PDF है वो यहाँ अपलोड करते हैं। अन्य प्रमाण पत्रों को में ध्यान देने योग्य बात है
उसके अन्य प्रमाण पत्र में अगर किसी के पास खेल सर्टिफिकेट है, या जैसे कोई विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, उनके पास जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ अपलोड करने हैं अन्य प्रमाण पत्र में। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको यहाँ मोस्टली RACIT अपलोड करनी है। तो जो आपके प्रमाण पत्र जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, उस प्रमाण पत्र का जारी क्रमांक, दिनांक और उसके संलग्न संख्या अपन 8, 9 या 7 जो भी हो रही है वो लिख देंगे और उसको यहाँ अपलोड कर देंगे। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में हमारा जो फाइनल जो एप्लीकेशन का प्रीव्यू होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। सबसे ज़रूरी और सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक बार आपको ध्यान से अच्छे से बैठ के या तो प्रिंट आउट निकाल के, या प्रिंट आउट नहीं निकालो तो भी ऑनलाइन आपको स्क्रीन पर सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में रख के एक एक करके आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अपनी जन्म दिनांक और सारा विवरण आपको अपने मूल दस्तावेज़ों से मिलान करना है। कोई भी त्रुटि नहीं रखें। इस तरह से आप अपनी सारी जानकारी को एक बार वापस देख लें। पत्राचार का जैसे पता वगैरह है, स्थायी पता है, कोई विशेष श्रेणी है, कोई NCC कैडेटेड है, भूतपूर्व सैनिक वगैरह है, मूल निवास, जन्म स्थान और अपने जो शैक्षिक योग्यता विवरण है वो एक बार पुनः सभी टोटल आप मिला लें। यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, रिजल्ट का टाइप, कुल अंक, प्राप्तांक, प्रतिशत, कोर्स की अवधि, अनुक्रमांक, वर्ष, सभी आप एक बार वापस पुनः मिलान कर लें। और ध्यान रहे कि कोई गलत जानकारी हमारे द्वारा ना दी जाए और भूल और गलती को जितना हो सके कम से कम करने की कोशिश करें। इस तरह से आपको पूरा फॉर्म भर लेना है और उसके बाद में ये प्रीव्यू आपको ऐसे देखना है। इसमें कुछ सुधार हो तो आप ऐसे नीचे जाएंगे, तब आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा एडिट एंड अपडेट का। एडिट एंड अपडेट में आप वापस क्लिक करेंगे तो वापस पुनः आप बैक में मतलब पीछे पहुँच जाएंगे, जहाँ वापस आप इनको जो जानकारी आपकी गलत या भर दी गई है, छूट गई है, उनको आप वापस सुधार कर सकते हैं जब तक कि आप फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तब तक। फाइनल सबमिट करने के बाद में यहाँ फीस जमा होगी, जो देखो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट सबमिटेड येट फीस। जब आप फीस जमा कर दोगे तो यहाँ पर ये सक्सेस का साइन आ जाएगा ग्रीन कलर के अंदर। इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट फॉर्म भरना है और कंप्लीट फॉर्म भरने के बाद में फाइनल सबमिट करना। और फाइनल सबमिट करने से पूर्व एक बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। पूरा फॉर्म मिलान करके उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है और शुल्क जमा कराना है, अन्यथा ये त्रुटियां बाद में सुधारने के लिए आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ सकती है। इसलिए कम जितना हो सके ध्यान से भरें। और इनके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल या डाउट जो है वो छूट जाता है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट का तुरंत रिप्लाई दूंगा। और 6 तारीख को जो हमारा सबसे पहला DV का जो सबसे पहला जो चरण है, उसमें जब DV हो जाएगा तो कुछ विद्यार्थी मेरे संपर्क में ऐसे हैं जिनका 6 तारीख को DV है, तो उनसे जो जानकारी प्राप्त होगी मैं आपको कंप्लीट कि कैसे क्या हो रहा है, कौन से डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं, कौन सी फ़ोटोकॉपीज़ ली जा रही है, किस प्रकार उनको आपको जो फॉर्म के सेट्स हैं वो तैयार करने हैं, क्या क्या आपको पूर्व तैयारियां करनी है, वो आप सभी को मैं 7 तारीख को या 6 तारीख को शाम को या 6 तारीख को जब भी मेरे पास सूचना आएगी वो आपको मैं यहाँ यूट्यूब पे अपडेट कर दूँगा। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें। और आपके जितने भी ग्राम सेवक मुझे चाहिए थे साथी हैं उनको ये आप वीडियो सेंड करें, जिससे कि वो अपना फॉर्म आसानी से भर सकें। धन्यवाद। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो नीचे दिया जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लें। उसके अंदर आप अपनी क्यूरीज़ भेज सकेंगे, जो भी आपकी क्यूरीज़ होगी वो तुरंत उसी वक्त समाधान कर दी जाएगी। हमारी 4 लोगों की टीम है वो इसी पे काम करेगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपकी मदद कर रहे हैं। अगर आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी सहायता उपलब्ध करा पाएंगे। धन्यवाद।